नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और ये है मेरी वाइफ तनु भारद्वाज। तो आज की जो वीडियो है जी, वो टॉपिक है कि मेडिटेशन फॉर कोरोना पेशेंट। जिन लोगों को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, वो लोग ये मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। ये कमाल की है और ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन ये मेडिटेशन बताने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपको बताना चाहता हूँ। मुझे 4 अप्रैल 2021 को, यानी कि करीब 1 महीने पहले, मुझे भी कोरोना हुआ था और हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया था। और हॉस्पिटल में एडमिट होके मैं इतना निराश और हताश हो गया था, करीब 11 दिन तक बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। अभी मेरी शादी को 15 दिन हुए हैं सिर्फ, और 26 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। और करीब 12 अप्रैल को मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा था। तो 12 अप्रैल को मैंने अपनी होने वाली वाइफ तनु, जो अब मेरी वाइफ हो चुकी है, मैंने इनको फ़ोन किया। और फ़ोन करके मेरे जो शब्द थे ना, मेरा क्योंकि बुखार उतर ही नहीं रहा था और इतना परेशान हो गया था, सिर में बुखार चढ़ गया था यहाँ पे, और मतलब बहकी बहकी बातें करने लगा था। तो मुझे याद है, मैं अपने टेरेस से नीचे उतर रहा था, इतना परेशान था। मैंने भाई को बोला तू नीचे जा, मुझे एक फ़ोन करना है। तो मैंने इनको फ़ोन किया और मैंने कहा तनु यार, आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद मैं नहीं बचूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बच पाऊँगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना घर अच्छे से बसा लेना और मेरे पीछे ज़्यादा रोना धोना मत करना। तो इन्होंने बड़ी बहादुरी से मेरे से बात की। इन्होंने बजाय के फ़ोन पे रोने के, आंसू बहाने के, इन्होंने बड़ी बहादुरी से बात की। और मैंने देखा इन्होंने ना, वहाँ पर, ये दिल्ली की रहने वाली हैं, तो इन्होंने वहाँ पे और डॉक्टर से बात करनी शुरू कर दी कि क्या है क्या नहीं है, बेड मिल जाएगा क्या यहाँ पे, ये वो। बजाय के आंसू बहाने के इन्होंने मेरे को कहा कि कुछ भी नहीं होने वाला, 26 तारीख को हमारी शादी होगी। इस सब से ना मैं हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में जाके मैं ठीक भी हो गया। मतलब हालात बहुत बिगड़ गए थे, लेकिन मैं ठीक होके घर आ गया। इस सब में ना एक सबसे ज़रूरी बात समझने की जो है, मैंने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी इंटरनेट पे। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या बोलती है कि कुछ ऐसी वेव्स छोड़ी जाती हैं, जो बड़े बड़े देश हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत पहले से ही है कि वो कुछ ऐसी वेव्स छोड़ते हैं जिससे कि दुश्मन सेना जो है वो हताश हो जाए, निराश हो जाए। मुझे नहीं पता ये कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि थ्योरी है ना, पता नहीं ये सच है कि नहीं सच है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, कोरोना के केस में ये नोटिस की। अब तो चारों तरफ जहां देखोगे मौत ही मौत है, चारों तरफ लोग मरे जा रहे हैं। मतलब लोग हॉस्पिटल में परेशान हैं। ऐसे समय में इंसान इतना हताश हो गया है, इतना निराश हो गया और इतना परेशान हो गया है। मतलब मनोबल टूटना, लोगों का मनोबल टूट रहा है। मेरा भी मनोबल ही तो टूट रहा था, जो मैं इनको फोन पे ऐसी बात कर रहा था। मैं ठीक होके आ गया ना घर पे। लोगों का मनोबल जब टूट जाए ना, तो सब कुछ टूट जाता है। तो मनोबल नहीं टूटने देने के लिए हमें क्या करना होता है? मनोबल ना टूटे, इसके लिए हमें पॉजिटिविटी वाली बात करनी होती है। सबसे खास बात क्या है इस बीमारी के साथ, 90% से भी ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवर होके घर आ रहे हैं। ऐसे में जहां मृत्यु दर बहुत कम है, देखा जाए चाहे कितनी भी मृत्यु हो, देश के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है, समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फिर भी ऐसे समय में अगर आप देखोगे जिनको कोरोना हो गया, उनको सबसे एक जरूरी बात क्या याद रखनी पड़ेगी, भले ही इसमें मृत्यु होती है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मेरी ही मृत्यु हो जाएगी। मैं जिस प्रकार से मैं इनको बोल रहा था फोन पे कि मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगा, हालात इतने खराब थे तो मेरे मुंह से निकल रहा था कि मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मैं हर एक इंसान जिसको कोरोना हुआ है, या जिसको अभी तक वो घर पे ही है, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई, मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि आप तो जीत जाओगे, आपको नहीं कुछ भी होने वाला। ये बात आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, जैसे इन्होंने मेरे दिमाग में बिठाई ना कि आपको कुछ नहीं होगा, आप अपने घर आ जाओगे। आपको भी अपने दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी कि आपको कुछ नहीं होने वाला। मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। मैं एक बार अमृतसर से
पानीपत के लिए आ रहा था ट्रेन से, और हमारे पास ऑलरेडी रिजर्वेशन नहीं थी। बहुत पुरानी बात है, मैं तब शायद कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, अपने दोस्तों के साथ था। तो मैं जब वापस आ रहा था तो वहां स्टेशन पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, भयंकर भीड़। ट्रेन के आने से पहले ही भीड़ थी। ट्रेन अमृतसर स्टेशन से बन के चलनी थी और वो आगे दिल्ली तक जानी थी। तो मैंने कहा अपने दोस्त को, मैंने कहा यार आज तो ना खड़े होके जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त ने कहा क्यों खड़े होके क्यों जाना पड़ेगा? तो मैंने कहा देखो यार कितनी भीड़ है। स्टेशन पे भीड़ क्यों थी? अगला स्टेशन जो था वो ब्यास स्टेशन था, जहां पर राधा स्वामी सत्संग होता है। तो वहां पे कोई सत्संग था उस दिन बहुत बड़ा, तो इस वजह से इतने सारे लोग अमृतसर से ब्यास जा रहे थे। तो मैंने कहा सीट तो मिलेगी नहीं, इतनी ज्यादा भीड़ है, कौन लेगा? तो मेरे दोस्त ने मुझे एक बात कही, उसने कहा कि ट्रेन यहां से बन के चलेगी, वो जो सीटें लगी हुई हैं ट्रेन के अंदर वो खाली तो नहीं जाएंगी ना, कोई तो बैठेगा उन सीटों पे, तो क्यों ना हम ही बैठ जाएं मेहनत करके। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूं कि इस कोरोना के अंदर 90% से भी ज्यादा लोग जीवित रहेंगे, बल्कि मैं अगर ऐसा कहूं 98% लोग जीवित रहेंगे इस बीमारी के बाद। तो हम क्यों नहीं उस 98 में आ जाते? हम भी उस 98 में आएंगे ना, तो अंदर से ये जो मनोबल है ना, ये मनोबल मत टूटने दो। हम समाज में ये जो न्यूज़ देख रहे हैं ना चारों तरफ, इससे हमारी मनोदशा बिगड़ जाती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। एक बार दो दोस्त थे, एक की उम्र थी 4 साल और एक की उम्र थी 7 साल। खेलते खेलते जो 7 साल वाला दोस्त था ना, गलती से वो एक खेत में खेल रहे थे जहां पे आसपास कोई नहीं था, और गलती से वो 7 साल वाला लड़का जो था उसका पैर फिसला और वो नीचे एक खाली कुआं था, ज्यादा गहरा नहीं था, उस खाली कुएं के अंदर वो गिर गया। वो अंदर से आवाजें लगाए कि बचाओ बचाओ। वो जो छोटे वाला दोस्त था उसका 4 साल का, उसने आसपास खूब देखा कोई मिल जाए मैं उसको मदद के लिए लेके आऊं, लेकिन कोई नहीं मिला। लास्ट में उस 4 साल के बच्चे ने, वहां पर पास में एक रस्सी पड़ी थी, उस 4 साल के बच्चे ने अंदर रस्सी डाली और रस्सी से खींच के ना उस 7 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे ने जो उससे शरीर में काफी बड़ा था, उस 4 साल के बच्चे ने 7 साल के बच्चे को खींच के उस कुएं से बाहर निकाल दिया। उन्होंने ये बात सबको जाके बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। कोई उनकी बात पे विश्वास ही ना करे कि 4 साल का बच्चा 7 साल के बच्चे को कुएं से बाहर कैसे, शरीर में बहुत अंतर था, वो 7 साल का बच्चा उससे काफी लंबा चौड़ा और भारी था। तो लोग परेशान वहां पे कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वहां पे जब पूरे गांव के अंदर ना एक इंसान ने बोला कि इनमें से एक बच्चा जो है ना वो कभी झूठ बोलता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सच बोल रहे हैं। और पूरे गांव वाले हैरान थे कि ऐसा हो कैसे गया। कोई उनकी बात नहीं मान रहा था। उस गांव में एक समझदार इंसान था, सब लोग मिलके उसके पास गए और उन्होंने कहा कि चाचा हमें एक बात बताओ, इस छोटे से बच्चे ने, 4 साल के बच्चे ने 7 साल के बच्चे को कैसे बाहर खींच लिया होगा? तो उस चाचा ने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, इस छोटे बच्चे को, इस 4 साल के बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था वहां पर कि तू 4 साल का है तो इसको खींच नहीं सकता। अगर उसको कोई बताने वाला होता ना कि तू छोटा है तू नहीं खींच सकता, तो वो नहीं खींचता। उसको वहां पर कोई बताने वाला नहीं था। ऐसे ही इस वक्त जिन भी लोगों को कोरोना हुआ है ना, उन लोगों को ये बात अगर पता चल जाए कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, तो उनको हारने से कोई नहीं रोक सकता। अब भी ये जो न्यूज चल रही है ना चारों तरफ, और हम मरते हुए की खबर सुन रहे हैं कि हमारा वो फलां दोस्त गुजर गया कोरोना की वजह से, वो दोस्त का दोस्त गुजर गया, वो इंटरनेट यूट्यूबर गुजर गया, वो नेता गुजर गया, वो मंत्री गुजर गया। हम जब ये सारी खबरें सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये आशंका पैदा होती है कहीं हम भी तो नहीं मर जाएंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, दुनिया पैंदी जोरानू लख लानत कमजोरानू। अगर आपके अंदर जोर है ना, अंदर से मनोबल अगर आपका बड़ा हुआ है, मोटिवेशन अगर हाई है, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप बचोगे, पूरी दुनिया को बचाओगे। आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो? मैं बार बार तनु से एक सवाल करता हूं कि तनु हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो समाज के लिए। मेरे पास तो ले दे के ये वीडियो का माध्यम है, घर से बाहर तो मैं नहीं निकल पा रहा। मैं अभी अपना प्लाज्मा डोनेट करके आया था, तो मैं प्लाज्मा जिस दिन डोनेट करके आया, क्योंकि अभी मैं कोरोना से रिकवर हुए मुझे बहुत कम दिन हुए हैं, मेरी नई नई शादी भी हुई है, तो मुझे वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई जब मैं वो प्लाज्मा डोनेट करके आया, क्योंकि अभी समय बहुत कम हुआ था मुझे, अभी 20 एक दिन हुए थे मुझे रिकवर हुए। तो
मुझे रात को बेचैनी हो गई अचानक से। तो रात को 3 बजे तक हम जागते रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब पता नहीं अजीब सी बेचैनी सी हो गई, बैठा लेटा ही नहीं जा रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ पा रही थी। तो मैंने एक चीज़ देखी, मैं इनको क्यों साथ में लेके आया हूँ अपने साथ वीडियो में। ये बोलती कम है, मेरे साथ वीडियो में आती हैं तो कम बोलती हैं। ये अपने चैनल पे, इनका अपना चैनल भी है स्माइलिंग गर्ल तनु के नाम से, अपने चैनल पे ये खूब बोलती हैं, लेकिन मेरे साथ आके कम बोलती हैं। लेकिन उस दिन मैंने देखा इन्होंने जिस तरीके से मेरा हौसला बढ़ाया, मतलब इन्होंने एक भी नेगेटिव बात की ही नहीं मुझसे। और इन्होंने कहा कि स्वीकार आप बिल्कुल चिंता ही ना करो, आप देखना सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी अभी आए हो ना प्लाज्मा डोनेट करके, तो नॉर्मल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ कि जीवन में कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये संदेश आप दुनिया तक पहुँचा दो, हर एक इंसान ये संदेश लोगों तक पहुँचाओ कि मनोबल को उठाओ, मनोबल यानी कि मोरल बूस्ट करो, अपना मोरल हाई करो। जितना मोरल हाई होगा ना, उतना ज़्यादा इस बीमारी से पार निकल आओगे। और मैं ना विपश्यना मेडिटेशन, विपश्यना का नाम आपने सुना होगा, कुछ लोग इसको विपासना बोलते हैं। श्वासों पर ध्यान देना होता है, अपनी श्वासों पे। वो मेडिटेशन के 2 बार मैं शिविर अटेंड कर चुका हूँ। तो उसमें ना भगवान बुद्ध एक बात कहते थे। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी तो भोगते आए, वो पूरा दिन ना चौकड़ी लगा के आपको बैठना और अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करना है। मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा कभी चौकड़ी लगा के बैठ नहीं पाता था, लेकिन वहाँ पर कई घंटे जब इंसान बैठता है, 4-4, 5-5 घंटे चौकड़ी लगा के आप बैठते हैं, टांगे दुखने लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे टूट जाएंगी। तो वहाँ पे गोयनका जी की पीछे से एक स्पीच चल रही होती है। गोयनका जी कहते हैं जब ये दर्द होता है ना, तब ये कहते हैं हाय रे मरा रे, हाय रे मरा रे, ये दर्द तो मुझे मार देगा, मेरी टांग तो टूट जाएगी। लेकिन वो कहते थे विपश्यना मेडिटेशन यही है, आज तक तो इस दर्द को भोगते आए, आज तक तो इसको कहते आए कि हाय मैं मर गया। आज केवल तटस्थ होके इसको देखो, इसे कोई एनर्जी नहीं देनी, ना तो ये कहना कि ये अच्छा हो रहा है, ना ये कहना ये बुरा हो रहा है, ना ही दुख मनाना ना ही सुख मनाना, केवल देखना है इसे। ऐसे ही मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको खांसी आई है, बुखार आई है, दवाई लो, जो डॉक्टर ने दवाई दी है वो दवाई लो, आराम करो, खाना खाओ, आपको जो जो प्रिकॉशन लेने को डॉक्टर ने कहा है ना वो प्रिकॉशन लो। उसके साथ साथ ना आंखें बंद करके, ये जो मेडिटेशन मैं आपको बताने आया हूँ इसको प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना होगा, केवल अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। आंखें बंद करके सांस अंदर जा रहा है, कहाँ पे टच हो रहा है, किस जगह टच हो रहा है, बाहर आ रहा है, कहाँ पे टच हो रहा है। इसको कोई एनर्जी नहीं देनी, इसको ना ये कहना कि ये बुरा है, ना ये कहना ये अच्छा है। जो भी प्रतिक्रिया हो रही है बिल्कुल तटस्थ होके शांतिपूर्ण तरीके से देखना है। और लास्टली मैं आपको कहूँगा कि भविष्य के बारे में सोचो, थिंक अबाउट द फ्यूचर। मुझे तनु कहा करती थी जब मैं नेगेटिव बातें करता था ना, तो तनु मुझे बताती थी कि कल को हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे भी होंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो जब ये भविष्य के सपने कोई किसी को बताता है ना, तो अंदर से एक जाग उठती है कि हाँ मुझे जीना है। तो ऐसे जीने की जाग पैदा करो, समाज में हर जगह लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भरो। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, नहीं तो मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करता। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ये अपने चैनल पे ही कहेंगी जो कहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।